अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब ये तो जानते ही होंगे कि जितने मजे से हम अपनी जमीन पर रहते हैं उतने मजे से हम किसी और प्लेनेट पर नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग दूसरे प्लेनेट्स पर जाना चाहते हैं। दूसरे प्लेनेट्स पर जाने के लिए लोग जमीन से अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि अगले 200 सालों तक हम इंसान मार्स पर चले जाएं, मतलब कि आने वाली जनरेशंस मार्स पर रह रही हों। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इलोन मस्क का प्लान है कि वो 2050 तक मार्स को कोलोनाइज कर दे। वैसे ये काम नामुमकिन सा लगता है, लेकिन अगर इलोन मस्क की कोशिशों को देखा जाए तो फिर ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर हम मार्स पर एक सिटी बनाएं, तो हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मार्स तो बहुत बड़ा प्लेनेट है, तो फिर इसे कोलोनाइज करने के लिए किस जगह का इंतखाब करना पड़ेगा। इन सब सवालों के जवाब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आइए मार्स के फर्स्ट सिटी रोमुलस पर जाते हैं। इफ टीवी के दोस्तों, मार्स प्लेनेट को कोलोनाइज करने से पहले हमें ये सोचना होगा कि हमारी सबसे पहली सिविलाइजेशन कैसे रहती थी। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि अब तक हम बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम जमीन के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे, बल्कि मार्स प्लेनेट पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि सबसे पहली सिविलाइजेशन के बारे में जानकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जमीन पर भी सबसे पहले कुछ टाउन्स और सिटीज ही बने थे। इंसान सबसे पहले मेसोपोटामिया और इजिप्ट में रहते थे। इन सिविलाइजेशन की सेटलमेंट में दी ग्रेट रिवर ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। इजिप्ट ने अपनी डेवलपमेंट की स्टार्टिंग दी ग्रेट नील रिवर से की थी। नदियाँ सबसे पहले इंसानों को डेवलप करने के लिए दो अहम रोल प्ले करती हैं। सबसे पहला रोल कि वो फूड प्रोडक्शन के लिए काम आती थी। दूसरा ये कि उस वक्त नदियाँ ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा जरिया थी। उस वक्त रोड्स का तो कॉन्सेप्ट भी नहीं था, जिसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए लोग नदियों का ही इस्तेमाल करते थे। एक ही जगह पर सिविलाइजेशंस की डेवलपमेंट के लिए फूड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए, ताकि लोग अपनी एनर्जी दूसरे कामों में लगा सकें, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाना, आर्ट वर्क और वॉर के लिए स्किल्स डेवलप करना। इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी काम ये है कि एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर हो जो पूरी सिटी के कामों को अच्छी तरह से सरअंजाम दे। ये सुनने के बाद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जमीन पर सबसे पहली सिविलाइजेशन को बिल्ड होने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ी थी। यहाँ पर यह समझना बहुत ही जरूरी है कि हम मार्स पर जमीन की हिस्ट्री को रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्स पर नदियाँ तो क्या, सांस लेने के लिए हवा भी मयस्सर नहीं है। ट्रांसपोर्ट के जो मेथड्स हमने जमीन पर बनाए हैं वो मार्स पर बनाना नामुमकिन है। हमारे पास जमीन पर बहुत कुछ है, खाने के लिए, पहनने के लिए, यहाँ तक कि रहने के लिए भी। लेकिन एक आम इंसान मार्स पर जाकर क्या करेगा? किस तरह वो मार्स पर जाने के बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन की हेल्प करेगा? जमीन पर जितनी पॉपुलेशन फैल रही है उस हिसाब से हमें फ्यूचर में किसी और प्लेनेट पर जाकर रहना होगा। जिस स्पीड के साथ हम स्पेस में डेवलपमेंट कर रहे हैं उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आने वाले 50 सालों में हम दूसरे प्लेनेट्स पर जाने का आसान हल निकाल लेंगे। इलोन मस्क का मानना है कि आज से 10 साल बाद हम मार्स पर पहले इंसान को भेज देंगे। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या पहले इंसान को मार्स पर भेजने और परमानेंटली वहाँ पर सेटल होने के दरमियान प्रॉब्लम आएगी? जी हाँ, बिल्कुल प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इलोन मस्क ने पहले से ही निकाला हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मार्स पर जाने वाले पहले इंसान को सबसे पहले फूड और क्रॉप्स ग्रो करनी होंगी। ये चीजें जमीन पर जितनी ज्यादा आसान हैं, वो दूसरे प्लैनेट्स पर उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। हम जमीन से डायरेक्टली मार्स पर फूड नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, और इसके साथ ही हमें सूरज की रेडिएशन से अपने आप को बचाना होगा। इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट की इंटरनेशनल टीम ने मार्स पर टेम्पी मेंसा नाम के मार्शियन क्लिफ को सिलेक्ट किया है। ये एक ऐसी जगह है जहां हम अपने आप को रेडिएशन से भी बचा सकेंगे और उसके साथ ही क्रॉप्स को प्रॉपर सनलाइट में रख सकेंगे, ताकि उन्हें बगैर किसी प्रॉब्लम के ग्रो किया जा सके। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमारा मेन मकसद ग्राउंड पर वार्मथ लाना होगा और इसके साथ ही हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज को ब्लॉक करना। इसी से ही हम ऑर्गेनिक लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि हमारी जमीन के पास ओजोन लेयर है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज से जमीन को प्रोटेक्ट करती है और ये हार्मफुल लाइट अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन फिर भी 1 या 2% अल्ट्रा वायलेट रेज जमीन की सरफेस पर आ ही जाती हैं।
अब जरा आप खुद सोचें, इतनी कम रेज हमारे लिए इतने बड़े खतरे का बायस बनती हैं, तो फिर जिस प्लेनेट पर ओजोन लेयर है ही नहीं, वहाँ हमारा क्या होगा? अल्ट्रावायलेट रेज, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और हम जिस चीज से बने हैं उसके लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसीलिए हमें न सिर्फ मार्स को हीट करना है बल्कि उसकी सरफेस को अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाना है। इसके लिए हमें मार्स पर या तो ओजोन जैसी कोई लेयर बनानी होगी या फिर अंडरग्राउंड ही रहना होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ओजोन लेयर ही नहीं है जो हमें मार्स को टेरेफॉर्म करने से रोक रही है, बल्कि सबसे पहली प्रॉब्लम हमें कोलोनाइजेशन की सॉल्व करनी होगी। मार्स पर जाते हुए एस्ट्रोनॉट्स को बहुत ही हार्मफुल रेडिएशंस का सामना करना पड़ेगा जो ह्यूमन बॉडी को वीक कर सकती है। स्टार्टिंग में जो लोग मार्स पर रहेंगे उन्हें खुद ही सारा काम करना पड़ेगा। मार्स पर नेचुरल वाटर भी नहीं है और इसके साथ ही मार्स का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड हो सकता है। मार्स का एटमॉस्फेयर जमीन के मुकाबले में बहुत ज्यादा पतला है, जिसकी वजह से मार्स की सरफेस हीट को मेंटेन नहीं रख सकती। मार्स का एवरेज टेम्परेचर -62 डिग्री सेल्सियस होता है और ठंडे मौसम में इसका टेम्परेचर -126 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मार्शियन क्लिफ साइड लोकेशन पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को हाई रेडिएशन वाले एरिया में सिर्फ जरूरत के वक्त ही ट्रेन और बसेस के जरिए क्लिफ की आउटसाइड पर ट्रेवल करना होगा। इतनी ज्यादा मुश्किलात के बावजूद साइंटिस्ट का मानना है कि मार्स पर रहना पॉसिबल है, सिर्फ इसी वजह से कि वहाँ पर अरबों साल पहले पानी हुआ करता था। क्या आप जानते हैं कि मार्स की सरफेस पर एक बहुत बड़ा होल है जिसका नाम हेलिस है। ये इतना ज्यादा डीप है कि माउंट एवरेस्ट भी इसमें आसानी से फिट हो सकता है। इस होल की बॉटम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि लिक्विड वाटर को आसानी से जनरेट किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अरबों साल पहले मार्स का एटमॉस्फेयर मोटा हुआ करता था और इसकी सरफेस भी गर्म थी। ये ऐसी कंडीशन थी जिसमें ऑर्गेनिक लाइफ जनरेट हो सकती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मार्शियन एटमॉस्फेयर में मौजूद लाइटर मॉलिक्यूल्स सोलर विंड्स की वजह से एस्केप हो गए, जिसकी वजह से मार्स के एटमॉस्फेयर पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। इन लाइटर मॉलिक्यूल्स के एस्केप होने की वजह ये है कि मार्स पर ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। साइंटिस्ट का कहना है कि आज से 4 अरब साल पहले मार्स पर भी बिल्कुल जमीन की तरह ब्लू स्काई, क्लाउड्स और फ्लोइंग वाटर हुआ करता था। चले मान लेते हैं कि हमने मार्स को सक्सेसफुली कोलोनाइज कर लिया है और सभी नेचुरल चैलेंजेस का सामना करके एक सेल्फ सस्टेनिंग सिटी भी बना लिया, तो फिर भी एक सवाल अपना सर उठाता है कि आखिर इस सिविलाइजेशन को ऑपरेट कैसे किया जाएगा और किस टाइप की गवर्नमेंट यहाँ पर होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, इलोन मस्क का कहना है कि हमें मार्स पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बजाय डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी उसे कहते हैं जहां तमाम लोग अपनी पसंद से किसी को भी रूल करने के लिए सेलेक्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्ट लॉज को वोट देंगे कि क्या ये लॉ होना चाहिए या नहीं, और ये लॉ भी ऐसे होने चाहिए जो सबको अच्छे से समझ आ जाए। साइंटिस्ट ने मार्स को टेराफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा आइडियाज दिए हैं, जैसे कि बड़े ऑर्बिटल मिरर्स को मार्स के ऑर्बिट में प्लेस करना, जिससे वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके मार्स की सरफेस को हीट कर सके। ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज को भी मार्स पर सेटअप करने का आइडिया दिया गया था, जिससे सोलर रेडिएशंस को ट्रैप किया जा सके। नासा की स्टडी के मुताबिक मार्शियन एनवायरनमेंट को बदलकर सस्टेनेबल बनाना अभी भी हमारी टेक्नोलॉजी के साथ पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमें मार्स की कंडीशन को देखकर वहाँ पर सिटी बनाना होगा। इफ टीवी के दोस्तों, आज की वीडियो को देखने के बाद आप ये जान गए होंगे कि मार्स पर ह्यूमन सिविलाइजेशन को बसाने के लिए किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए कितने ज्यादा आइडियाज भी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्यूचर में इलॉन मस्क मार्स को कोलोनाइज करने में कामयाब हो जाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।